आर सेकेंड पार्ट ऑफ नर्व सेल, जिसमें हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज़ द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. सो इस पूरी स्कीम को पढ़ने के लिए आई जस्ट फर्स्टली गिव यू अ बेसिक आइडिया कि हम पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, सो दैट द थिंग्स बिकम ईजी फॉर यू. सो सी, सबसे पहले हमने नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखा था, जहाँ पे हमने एक्सोन भी पढ़ा था. एक्सोन में हमने पढ़ा था कि एक्सोन के पास एक एक्सोलीमा होती है. दिस इज एक्सोन, जहाँ पे जो इसका एक्सोप्लाज्म है और ये जो है वो एक्सोलीमा है. सो एक्सोलीमा में बेसिकली नर्व की कंडक्शन होती है. कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली अब हम आगे वाले वीडियो के पार्ट में इस पार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इस पार्ट. सो जो एक्सोलीमा की जो मेम्ब्रेन होती है, लाइक एनी अदर सेल मेम्ब्रेन, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. अब उसमें क्या होता है कि जो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसमें हमें क्या चीज़ें मिलेंगी. सबसे पहले उसमें आपको मिलेगा ये सोडियम पोटाशियम पंप. ये है सोडियम पोटाशियम पंप, जो सबसे पहले उस एक मेम्ब्रेन में इम्बेडेड फॉर्म में मिलेगा. सो दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉ कि ये फॉस्फोलिपिड की लेयर्स हैं, जिसके बीच में ये सोडियम पोटाशियम पंप है. सोडियम पोटाशियम पंप के साथ वहाँ पे आपको मिलेंगे गेटेड चैनल. गेटेड चैनल कौन कौन से गेटेड चैनल होंगे? एक चैनल होगा सोडियम का, दूसरा होगा पोटाशियम का. उसके साथ आपको मिलेंगे लीकी चैनल्स. ये है लीकी चैनल्स, ये है सोडियम का लीकी चैनल, ये और ये है पोटाशियम का लीकी चैनल. अब होगा क्या, सारा जो खेल है इसका कंडक्शन का, जिसमें आप पढ़ते हो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, जो कि चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, वो सारा इन चैनल्स के थ्रू ही सारा स्कीम चलती है. सबसे पहले जब जो एक्सोलीमा होगी रेस्टिंग फेज में होगी. रेस्टिंग फेज में यानी कि वहाँ पे कोई भी स्टिमुलस नहीं होगा, यानी कि वो रेस्ट फेज में है. उस केस में इन तीनों में से दो एक्टिव होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप और ये लीकी चैनल्स. सोडियम पोटाशियम पंप का क्या काम होता है, ये एटीपी की प्रेजेंस में, यानी कि एनर्जी को यूज़ करके कंटिन्यूसली जो हमारी एक्सोलीमा होती है, जैसे ये एक्सोप्लाज्म होगा, ये एक्सोलीमा होगी, ये एक्सोप्लाज्म से 3 सोडियम को कंटिन्यूसली बाहर की तरफ लेके जाएगा, एक्सपेल करेगा. और आउटर सरफेस, सेल के आउटर सरफेस से ये 2 पोटाशियम को अंदर लेके आएगा. दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉ कि ये 3 सोडियम को लेके जा रहा है और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आ रहा है. इस स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, ये दोनों चैनल बंद होंगे और जो ये लीकी चैनल्स हैं ये खुले होंगे. लीकी चैनल का काम क्या होता है, जैसे ही इसने 3 सोडियम को बाहर लेके गया और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आया, तो सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो ये हाई से लो की तरफ, मतलब पैसिव डिफ्यूजन ये लीकी चैनल्स करवाएंगी सोडियम की. अब सेम इन केस ऑफ पोटाशियम, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी, तो हाई कंसंट्रेशन से ये पोटाशियम को लो कंसंट्रेशन में लेके जाएगा. क्योंकि जो सोडियम पोटाशियम पंप है उसका इस प्रोसेस को करने का रेट इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो ये हमारी जो मेम्ब्रेन होगा उसको कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा होगा उसका रेट, तो वो मेम्ब्रेन को हमारा पॉजिटिव बना देगा बाहर की तरफ. और क्योंकि हम रिलेटिव टर्म पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके कंपैरिजन में, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो अंदर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज यानी कि रिलेटिव बात हो रही है, इसके कंपैरिजन में ये बात हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कम है, तो उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे. सेकेंड केस, जब क्या होगा, कोई एक एडिक्वेट स्ट्रेंथ का स्टिमुलस यहाँ पे आया. एडिक्वेट स्ट्रेंथ यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, जिसकी वैल्यू है -70 मिली वोल्ट. अब इस स्ट्रेंथ का अगर हमारे पास यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है, तब ये जो है वो रेस्टिंग फेज से अपने एक्साइटिंग फेज में जाएगी. अगर इससे नीचे वाली रेंज का स्टिमुलस आएगा तो ये काम नहीं करेगा. तो सपोज करिए यहाँ पे किसी एडिक्वेट स्ट्रेंथ का स्टिमुलस आके एक्ट करता है, तब क्या होगा, उस केस में ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो काम करना बंद कर देगा और जो हमारा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था वो ओपन हो जाएगा. ये ओपन हो गया. अब ये क्या करवाएगा, ये क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, तो वो उसका करवा देगा इनफ्लक्स, मतलब अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ सोडियम जो है वो बढ़ जाएगा. इस केस में पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज होता है और ये जो है वो पैसिव डिफ्यूजन चला ही रहता है, हर केस में चला रहेगा, चाहे वो रेस्टिंग हो, एक्साइटिंग फेस हो, ये अपना काम करते रहेंगे. अब इस केस में क्या होगा कि ये जो है वो ये काम कर रहे होते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये सेम काम करते रहते हैं, यानी कि ये सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ ही लाएंगे. अब जब रेस्टिंग फेज़ था -70 मिली वोल्ट, और जो एक्साइटिंग फेज़ है अब उसमें यानी कि -70 था, अब यहाँ पे अगर वो -60 पहुँच गया ड्यू टू दिस इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइन, यानी कि जब 10 मिली वोल्ट का जो है वो डिफरेंस आ जाता है एज़ कम्पेयर टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उस केस में क्या होता है, जो सोडियम पहले कम रेट से इनफ्लक्स हो रहा था उसकी जो इनफ्लक्स होता है वो बढ़ जाता है. इस केस में क्या होता है कि अब ये चलता है प्रोसेस सारा -70 पे इसका ये रेस्टिंग पोटेंशियल था. अब ये इसका इन्फ्लक्स कब तक होता है, जब तक ये जो है वो +30 तक ना चला जाए, यानी कि ये था -70 इसका रेस्टिंग पोटेंशियल. सबसे पहले ये 0 होगा, मतलब पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है वो नलीफाई होगा, फिर ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा. कब तक इसका सोडियम का इन्फ्लक्स होता रहेगा, जब तक ये जो है वो +30 इसकी वैल्यू ना आ जाए. इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन यानी कि जो चार्ज पहले रेस्टिंग फेज में बना था, पॉजिटिव बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब इस सोडियम की इनफ्लक्स से ये सारा जो स्टेट है, चार्ज स्टेट है, वो रिवर्स हो जाएगी. यानी कि ये सोडियम जो है वो अंदर जो पहले नेगेटिव चार्ज हुआ करता था उसको वह पॉजिटिव कर देगा, और कंपैरेटिवली बाहर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि बाहर हो गया नेगेटिव.
अब क्या होगा, जब ये +30 पे पहुंच जाएगा, +30 पे आने के बाद ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो जाते हैं क्लोज। इस स्टेज पे जैसे ही ये क्लोज होते हैं, उसी टाइम ही विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और पोटाशियम का ई फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है अंदर से बाहर की तरफ। सेम यहाँ पे जो ये पैसिव चैनल थे, आयन चैनल थे, लीकी चैनल जो भी कह लो, वो सेम तरीके से काम करते रहेंगे। अब जैसे ही +30 वोल्ट पे आता है तो ये जो पोटाशियम पंप था, सोडियम पोटाशियम पंप, ये भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये पोटाशियम ये जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा रेट से अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि एटीपी का यूज़ कर रहा होता है। अब ये क्या करेगा, ये जो मेम्ब्रेन थी जो डीपोलराइज हो चुकी थी, इसके रेस्टिंग पोटेंशियल को रीगेन करवाएगा, यानी कि जो रेस्ट में था पोटेंशियल उसको ये वापस लेके आने का काम करेंगे। ये सारे जो प्रोसेस तीनों जब काम करने लग पड़ेंगे, तब क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल रीगेन हो जाएगा। जो नेगेटिव हुआ करता था अब वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और अंदर नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सारी प्रोसेस है वो विदिन सेकंड्स होती है, यानी कि इसको होने में 1 to 0.5 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब देखिए, ये हमारा है एक ग्राफ जिसमें हमने दिखाया है ये -70 से +30 तक गया। -70 था इसका रेस्टिंग फेज, -70 से +30 था इसका, -70 था पोलराइज स्टेट और -70 to +30 था इसका डीपोलराइज स्टेट। अब +30 से वापस -30 पे आना होता है रीपोलराइजेशन। जब जो है वो इसका पोटाशियम का ई फ्लक्स जो है वो ज़्यादा रेट से होने लगता है, यानी कि -70 तक उसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो -70 पे नहीं रुक के और नीचे -85 तक चला जाता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन यानी कि -70 से नीचे वाली स्टेट होना चाहिए था -70, लेकिन वो -70 से भी नीचे चला गया। सो दिस इज़ बेसिकली द हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। If you want to prepare the notes, then you can simply take out a screenshot of this page. And so this is basically the theory that what we have learned earlier. So वही theory है उस चीज़ की, मैंने आपको शॉर्ट और कंसाइज वे में इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का काम करा है, सो डैट जो चीज़ें हैं वो कम समय में आप तक पहुंच जाएं। So this is all about this video. Thank you.